नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल सीयूईटी प्रिपरेशन 2023। मेरा नाम है उत्कर्ष वर्मा और मैं हूं साइकोलॉजी का मेंटर स्टडी कैपिटल पे। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि होने वाला है सिलेबस डिस्कशन और क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स होंगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज होंगी, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपको करनी है और क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है अपने प्रिपरेशन के टाइम। ऑलराइट, तो बिना देर गवाए शुरू करते हैं। और उसके पहले जिन जिन लोगों ने भी इस चैनल पे नए हो या पहली बार हम सबको मिल रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये चैनल आपको सबसे सटीक और सबसे जल्द अपडेट देगा हर एक यूनिवर्सिटी के एंट्रेंसेस के बारे में, स्पेशली बीएचयू से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ऑलराइट, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। So, my name is Utkarsh Verma, and currently I am pursuing my master's program from Banaras Hindu University, and right now I am in my third semester. तो मैं आपका मेंटोर हूँ, ऑलराइट। सो कहीं ना कहीं मैं आपको गुरु हुआ। तो आप मेरे से अगर पढ़ने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी क्या हिस्ट्री है, मैंने कहाँ से अपना यूजी किया, कौन कौन से एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए। बिकॉज अगर मैं आपको किसी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ तो मेरा भी होना चाहिए कि मैंने कुछ एग्जाम क्वालिफाई किया है। ओके, कि मैं हवम बातें नहीं कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे मेरी कुछ रैंक्स है। 2021 बैच का हूँ मैं। सो जितने भी एग्जाम्स हैं 2021 की मेरी रैंकिंग्स हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी मेरी एआई सेकंड रैंक थी। देन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में एआईआर फोर्थ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एआईआर सिक्स, बीएचयू में मेरी एआईआर 16 थी। और कैटेगरी रैंक मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, सो मेरी कैटेगरी रैंक एआईआर 1 थी। और इसी के साथ मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रैंक थी एआईआर 35 साउथ कैंपस। सो ये रहे मेरे कुछ अचीवमेंट्स। अब आप लोग को लग रहा होगा कि मैं इतने सारे रैंक ले आया, इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिया तो मैं बहुत नॉलेजेबल पर्सन होगा। ओके, ऐसा नहीं है। मैं आपसे जस्ट 1 साल या 2 साल सीनियर हूँ। मैंने भी आपकी तरह लाइफ एंजॉय करी है, मैंने ही आपकी तरह प्रिपरेशन करी है, या फिर आप जिस तरह प्रिपरेशन करने वाले हो कहीं ना कहीं मैंने भी उसी तरह की प्रिपरेशन की होगी। डिफरेंस क्या था? मैं हमेशा सबसे ये चीज़ कहते रहता हूँ, इवन मैं अपने स्टूडेंट से भी ये चीज़ कहते रहता हूँ, एवरीवन डू हार्ड वर्क। ओके, देयर इज नो सिंगल पर्सन हेयर हु इज नॉट डूइंग हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क तो सब कर रहे हैं। प्रॉब्लम इज कि आप स्मार्ट वर्क को भूल जाते हो। ओके, यू लिविंग इन 21st सेंचुरी। आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि वो टाइम चला गया जब मेहनत से ही सब कुछ होता था। ओके, मेहनत बहुत लोग करते हैं, सब लोग करेंगे अभी मेहनत। आप लोग देखोगे अपने सर्कल में लोग 10-10 घंटा पढ़ रहे होते हैं, उनका सिलेक्शन आगे चल के नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग होंगे जो 1 घंटा पढ़ेंगे दिन में, सारी मूवीज देखेंगे, वेब सीरीज कंप्लीट करेंगे, लाइक मी, बट उनका सिलेक्शन हो जाएगा, इवन रैंक भी आ जाएगी उनकी। वो ऐसा क्या यूनिक कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हो? मैं अपने कोर्स में यही चीजें बताने वाला हूं जिससे आप लोग को हेल्प मिलेगी बाकी पॉपुलेशन से एक एच पे आने की। ओके, तो मैं अपने कोर्स में आपको ये बताने वाला हूं कि साइकोलॉजी पढ़ते कैसे हैं, साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए और क्या नहीं पढ़ते हैं। मैं हमेशा कहता हूं जो एग्जाम्स होते हैं वो स्कोरिंग के लिए होते हैं। ऑलराइट, अगेन आई एम रिपीटिंग, एग्जाम्स आर ऑलवेज फॉर स्कोरिंग एंड नॉट फॉर गेनिंग नॉलेज, एंड दिस इज वेरी ट्रू। आपके पास अभी जो टाइम चल रहा है आप नॉलेज ले लो, बट एग्जाम जब आएगा आपका 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले, आपको केवल वो चीजें पढ़नी है जिससे आपकी स्कोरिंग अच्छी हो रही है। वहां पे नोबडी केयर्स आप कितने परसेंटाइल ला रहे हो, कितने परसेंटेज आपके यूजी में थे। द ओनली थिंग मैटर्स इज आपका उस एग्जाम में स्कोर क्या है। और वो तभी आएगा जब आप क्वेश्चन सही करके आओगे, और वो तब होगा जब आपको ये पता करेगा कि किस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है और किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न। ओके, बहुत फेमस सेइंग है कि हमें जिस चीज की तैयारी करनी होती है, सबसे पहले जिस चीज के लिए हम तैयारी कर रहे होते हैं उसे स्टडी कर लेते हैं। ऑलराइट, तो हमें सीयूईटी 2023 की प्रिपरेशन करनी है, साइकोलॉजी पढ़ना है, 3 साल का पूरा यूजी का कोर्स पढ़ना है 2-3 महीनों में। कैसे पढ़ेंगे? उससे पहले बेटर है कि पहले एग्जाम क्या होने वाला है उसके लिए पढ़ लें। ऑलराइट, तो हमारे सीयूईटी एग्जाम्स में 100 क्वेश्चंस होंगे एज यूजुअल, बिकॉज अभी तक कोई नया पैटर्न आया नहीं है एंड आई होप सो कुछ नया पैटर्न आएगा भी नहीं। सो हम लोग 2022 के पैटर्न पे ही चलेंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे। देयर विल बी 75 क्वेश्चंस फ्रॉम योर सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे साइकोलॉजी। तो 75 क्वेश्चंस आपके साइकोलॉजी से होंगे एंड रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस विल कवर जीएस, जीए, जनरल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी एक्सेट्रा। ओके, करंट अफेयर सब इसमें आ जाएगा आपका। यानी कि 25 क्वेश्चंस आपके जीएस जीए में हो गए और आपका जो 75 क्वेश्चंस है वो आपके साइकोलॉजी सब्जेक्ट से हो गए। अब प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ लोगों को, या जो मुझे भी फेस करनी पड़ी, बट थैंकफुली मैंने सीयूईटी नहीं दिया था अपने टाइम में,
मैंने सिर्फ इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ के पेपर दिए थे और हमारे टाइम पे ये होता भी था 2 साल पहले। ये लास्ट ईयर से आपकी मैं बोलूँ कि इस बार से ही इन्होंने काफ़ी मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी को CUET में ले लिया। प्रॉब्लम क्या आती है लोगों को, वो इस 25 क्वेश्चंस के लिए बहुत चिंता हो जाते हैं, लाइक प्रॉपर परेशान हो जाएंगे, कॉल करने लगेंगे, सर कोई बुक बता दीजिए, सर कोई रिसोर्स मटेरियल बता दीजिए, सर कोई वेबसाइट बता दीजिए, कहाँ से पढ़ें ये 25 क्वेश्चन। अब इस 25 क्वेश्चन के चक्कर में ये अपना 75% जो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क देना होता है उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। यही पे सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो कि आप लोग इन 25 क्वेश्चंस के लिए इतना ज्यादा जान छिड़क देते हो कि जो आपको ऑलरेडी 3 साल से पढ़ रहे हो जो सब्जेक्ट, उसके लिए आप ध्यान ही नहीं दे पाते हो सही से। तो आई सजेस्ट कि ये जो 25 क्वेश्चंस पे जितना भी चीजें कवर हो रही हैं ये प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस टेक्स टाइम। और जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो, अगर आप अभी से शुरू करते हो तब इट्स फाइन, आप कर सकते हो। बट जब आप अपने लास्ट 2-3 महीनों में होते हो, वहां पे टाइम उतना नहीं होता है, चीजें बहुत सारी होती हैं कवर करने के लिए। इसीलिए आई सजेस्ट गो फॉर दिस 75 क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चंस विल गेट यू टू योर यूनिवर्सिटी। ये 25 क्वेश्चन से मे बी आपकी वो टॉप 10 टॉप 20 रैंकिंग आ जाए। CUNIT तो वो भी खत्म कर दिया, ओके, रैंक सिस्टम खत्म कर दिया है उन्होंने। तो जो 75 क्वेश्चन है साइकोलॉजी से, आपका सिलेक्शन इन्हीं से हो जाएगा यार। इतना 25 क्वेश्चंस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी इस कोर्स में जब आप आओगे तो मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये 25 क्वेश्चंस के बारे में मैं कुछ डिस्कस ही नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। ये 25 क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन कहाँ से होंगी, मैं उसके लिए आपको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करूंगा, वेबसाइट्स बताऊंगा, बुक्स बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। इट जस्ट कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं। क्यों? बिकॉज मैं ये खुद नहीं पढ़ा था, और जो चीज मैंने खुद नहीं पढ़ी थी उसके लिए मैं आपको कभी भी प्रॉमिस नहीं कर सकता ये चीज मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। बिकॉज मुझे पता है कि मेरा जो फील्ड है, मेरा जो डोमेन है, मेरा जो स्ट्रेंथ है वो साइकोलॉजी है। मैंने जितने भी एग्जाम्स लास्ट ईयर दिए थे उनमें साइकोलॉजी ही आई थी और मैंने उनमें स्कोर किया था। लेट्स से अगर मैंने CUET दिया भी होता तो आई एम श्योर मेरा जो सिलेक्शन होता वो इन 75 क्वेश्चन पे ही होता। इन 25 क्वेश्चंस में अगर आप 0 लेवल पे भी हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप 0 लेवल पे भी हो तो भी आप मिनिमम 10 क्वेश्चन सही करके आओगे यार। तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ओके। 25 क्वेश्चंस पे बिल्कुल भी फोकस मत करो, आप लोग को मेन फोकस करना है किस पे, आपके 75 क्वेश्चंस पे। ऑलराइट, तो ये बात हो गई आपके एग्जाम की कि एग्जाम पैटर्न क्या था, किस तरह से उसको हमें कवर करना है। अब बात कर ले, थोड़ा अंदर आते हैं। एग्जाम के बारे में तो हमें पता चल गया, अब बात करते हैं कि हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है। एग्जाम के बारे में हमने सब जान लिया, अब जानते हैं साइकोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनसे CUET क्वेश्चंस उठाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके होते हैं आपका इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में यहाँ पे आपकी इंडियन साइकोलॉजी भी आती है और आपकी वेस्टर्न साइकोलॉजी भी आती है, जो कि आप 3 साल से पढ़ रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ बच्चों को क्या आती है कि वो ईस्टर्न साइकोलॉजी कभी पढ़े नहीं होते। उन्हें लगता है कि ईस्टर्न साइकोलॉजी में क्या ही है, ये भागवत गीता के बारे में कुछ होगा या कोई वैदिक स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ होगा, बट ऐसा नहीं है, ओके। ये बहुत बड़ा इसे मिथ बना हुआ है, मिसकंसेप्शन है कि इंडियन साइकोलॉजी बहुत बोरिंग होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि आपको जब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो ये देखना है कि कितना परसेंट इंडियन साइकोलॉजी से आ रहा है, कितना परसेंट आपका वेस्टर्न पैराडाइम से आ रहा है, ओके। तो ये सारी एनालिसिस, सारी चीज़ें मैं अपनी क्लास में डिस्कस करता हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क। मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है लेकिन सब पढ़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। CUET के सिलेबस में सोशल साइकोलॉजी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सोशल साइकोलॉजी पढ़ना नहीं है। क्यों? बिकॉज सोशल साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिससे कहीं से भी कनेक्ट होकर क्वेश्चन आ सकता है। और CUET के अलावा भी अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस देते हो, कोई साउथ की यूनिवर्सिटी हो गई, कोई प्राइवेट कॉलेज हो गया, तो वहाँ पे सोशल साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि आप ये CUET के सिलेबस में नहीं है तो आपको पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ना हमें A to Z सब है। हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ ली पूरी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्कोर कैसे करते हैं। तो इन 2 से 3 महीने को जो हमारा कोर्स होगा, इसमें आपको कंप्लीट चीज मिल रही है कि आपको 3 साल का साइकोलॉजी का कोर्स भी मिलेगा। उसके साथ साथ मैं ये भी सिखाऊंगा कि कैसे स्कोर करते हैं एग्जाम में, जो कि एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ऑलराइट, तो जितने भी हमारे टॉपिक्स देख रहे हैं आप लोग की स्क्रीन पे आ रहे होंगे, सारे टॉपिक्स हमारे जो कोर कंसेप्ट में आते हैं साइकोलॉजी के, बेसिकली यही होते हैं। थोड़ा सा और बिलोंग कर ले तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आज के टाइम पे बहुत एम्फेसिस की जा रही है, अलॉन्ग विद रिसर्च मेथोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, ओके। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पे हमें अच्छे से ध्यान देना है। इवन आप BHU के पेपर्स भी प्रीवियस ईयर उठा के देखते हैं तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पे बहुत ध्यान दिया गया है, ओके। और अगर DU पे आप देखते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा HRM और OB पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, अलॉन्ग विद RM। अब आपने सुना होगा RM क्या होता है? RM इज रिसर्च मैथोलॉजी, ओके।
तो रिसर्च मैथोलॉजी का ही एक पार्ट आपका आता है स्टैटिस्टिक्स। ये दोनों अलग अलग नहीं है, इस जस्ट इनका थोड़ा सा चैप्टर अलग हो जाता है, बट स्टैटिस्टिक्स फिर आता है आपका आरएम। अब प्रॉब्लम ये है कि आरएम और स्टैट से बच्चे इतने डरते हैं, क्या बताऊं, बहुत डरते हैं। क्यों? बचपन में मैथ्स छोड़ दी थी बिकॉज नंबर नहीं पसंद, नंबर से डर लगता था। फिर 12th में आया तो सोचा चलो ठीक है फाइनली आर्ट्स ले लेते हैं, खत्म करते हैं नंबर की, कभी अपना मुंह नहीं दिखाएंगे नंबर्स को। साइकोलॉजी पढ़ने आया, पता चला यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में ही स्टैट्स है, खत्म। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि बच्चे स्टैट्स के नाम पे इतना ज्यादा पैनिक करने लगते हैं, उन्हें लगता है स्टैट्स में मैथ है। यस मैथ है, बट किस टाइप की मैथ है? क्लास 8th लेवल तक की मैथ है स्टैट्स में। ओके, आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, आप कोई भी कंसेप्ट उठा के देखो, कोई भी फॉर्मूला उठा के देखो, कहीं पे भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मीन, मीडियन, मोड और स्क्वायर रूट, बस यही सब है। ये सब क्लास 8 तक हर कोई पढ़ लेता है। स्टैट्स में बस इतना है और कुछ नहीं है। और सबसे मजे की बात यह है कि स्टैट्स में आपको कोई चीज रटनी नहीं होती है। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, आरएम में अगर आपको पता है कि नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है कि जो एरिया ऑफ रिजेक्शन होता है, जिसका डीयू में क्वेश्चन भी आता है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, लोग इसे समझ नहीं पाते हैं कि एरिया ऑफ रिजेक्शन होता क्या है, कहाँ पे हमारा डेटा लाई करेगा, तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। पी वैल्यू क्या होती है, इवन मैं मास्टर्स के स्टूडेंट से पूछता हूँ कि पी वैल्यू का कंसेप्ट क्या है, वो नहीं समझा पाते हैं। अल्फा वैल्यू क्या होती है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, ये सब इतने कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, इन्हें कोई नहीं पढ़ता, और कोई इन्हें समझता है तो वो समझ पाता ही नहीं है। ओके, तो मैंने अपना बहुत सारा टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है इनको समझने के लिए कि एक्चुअली मैं इन कंसेप्ट को फील कर सकता हूँ कि अगर अल्फा वैल्यू कोई बोल रहा है तो मेरे दिमाग में अल्फा वैल्यू विजुअलाइज हो रही है। तो यही सारी विजुअलाइजेशंस मैं आपको ट्रांसफर करना चाहता हूँ इस कोर्स के थ्रू, ताकि आप जब सोसाइटी में निकलो, आप जब इस कॉलेज से पढ़ के निकलोगे, तो आपके पास एक ऐसी एज रहेगी। बिकॉज कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, पर्सनालिटी सब लोग पढ़ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आरएम और स्टैट्स में बहुत दिमाग लगता है, इसलिए सब इसको स्किप कर देते हैं। तो आपको वो सारी चीजें तो आ ही रही हैं, बट इमेजिन अगर आपको ये दोनों भी आ जाए तो आप कितने ज्यादा एक एज पे आ जाओगे। राइट, अब बात करते हैं बुक्स की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर हमने एग्जाम पैटर्न के बारे में सब पढ़ लिया, सर हमने एग्जाम में क्या क्या कंटेंट आने वाला है, सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया, ये सब तो हो गया। रिसोर्सेस कहाँ से लाएं, किससे शुरू करें, कौन से स्क्रैचिंग से हम शुरू करें? तो सबसे जो बेसिक बुक होती है, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अगर आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो और साइकोलॉजी के एंट्रेंस दे रहे हो, या फिर आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो, उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, मैं दो बेसिक बुकें रिकमेंड करता हूँ, सिसरेली और एके सिंह की रिसर्च मेथोलॉजी, विच इज टेस्ट मेजरमेंट्स एंड रिसर्च मेथड्स इन बिहेवियरल साइंस। ये दो बुक इज लाइक सोल बुक्स हैं मेरे हिसाब से। आई मे बी रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से ये दो बुक्स मोर देन इनफ है आपको आइडिया देने के लिए कि आपको कंप्लीट साइकोलॉजी में क्या पढ़ना है। यही दो बुक्स है। साइकोलॉजी का आपका सिलेबस कहीं बड़ा नहीं हो जाता है। यूजी में जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वही सेम चीज़ें आप पीजी में पढ़ोगे, इट्स जस्ट कि वो सारे कंसेप्ट थोड़ा डिटेल्ड हो जाएंगे। फ्रॉइड में आप फ्रॉइड की पर्सनालिटी थ्योरी, ईड, सुपर ईगो आपने यूजी में पढ़ा था, आप यहाँ भी पढ़ोगे, बट यहाँ पे आप ईड के बारे में और पढ़ोगे कि ईड में प्राइमरी फोर्सेस होते हैं, सेकेंडरी फोर्सेस होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। ये आपने यूजी में नहीं पढ़ा होगा। तो सारा सिलेबस सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, इस जस्ट कि वो थोड़ा सा डिटेल्ड हो जाता है। ऑलराइट, तो ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने रेफर करी थी अपने प्रिपरेशन टाइम में। सोशल साइकोलॉजी की ब्रांच कॉम्बे हो गई, जनरल साइकोलॉजी बैरन की, इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी मॉर्गन बहुत फेमस बुक है, देन डेवलपमेंट साइकोलॉजी गोमले की, एबनॉर्मल साइकोलॉजी कार्सन बुचर एंड एबनॉर्मल साइकोलॉजी कार्सन एंड हुले। तो ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने रेफर करी थी अपने प्रिपरेशन टाइम में। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़, मैं प्रिपरेशन टाइम में मैंने रेफर करी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने प्रिपरेशन टाइम में इनको पढ़ा था। मैं भी इंसान हूँ, ये सारी बुक्स को 2-3 महीनों में कवर करना पॉसिबल ही नहीं है। सो मैंने ये बुक्स पढ़ी कब? मैंने ये बुक्स पढ़ी अपनी यूजी के टाइम पे, अपने करिकुलम के टाइम में। ओके, मैंने यूजी अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है, वहाँ का डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है साइकोलॉजी के मामले में। ओके, तो वहाँ पे मेरा बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मुझे कभी भी करिकुलम का प्रेशर नहीं आया कि मुझे इस चीज़ को रट के करना, मेरे पास इनफ टाइम था कि मैं चीज़ों को समझ सकता हूँ। ओके, प्रैक्टिकल नॉलेज में गेन कर सकता था जो मैंने किया वहाँ से। तो यही रीज़न है कि मैंने अपने यूजी में सारी बुक्स कंप्लीट करी। मैंने हार्ड वर्क वहाँ पे किया जहाँ पे ज़रूरत थी, बट मैंने अगेन जब एग्जाम पास आने लगा तो मैं वहाँ पे स्मार्ट वर्क किया। मैंने रिसोर्सेज स्टार्ट किए, कहाँ कहाँ से मैं समराइज चीज़ें इकट्ठा कर सकता हूँ कि इन बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मुझे पता था, मैंने एग्जाम टाइम में वही पढ़ा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने तो पढ़ लिया, मैंने एडमिशन ले लिया बीएचयू में, मैं तो अभी चिल कर रहा। तुम लोग को अभी क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि तुम्हारे पास अभी इतना टाइम नहीं है।
आई एम श्योर अभी 5-6 महीनों में तुम लोग के एग्जाम शुरू होने वाले होंगे। इसके साथ साथ तुम लोग खाली नहीं बैठे होगे, तुम लोग अपनी इंटर्नशिप्स कर रहे होगे, कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे होगे, कोई कुछ नहीं कर रहा होगा तो उसका करिकुलम जो चल रहा है यूजी में, उसके सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, फाइल लिखना होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारा प्रेशर रहता है। ये सब के बाद तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी रहती है, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने खुद के टाइम के लिए, वेब सीरीज, मूवीज। तो आप ये सब बुक्स पढ़ोगे कैसे 5-6 महीनों में? यही रीजन है कि आपको इस कोर्स से क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, मुझे पता है इन सारी बुक्स में क्या है, मुझे पता है कि इन सारी बुक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या पढ़नी चाहिए प्रिपरेशन के टाइम में, क्या क्या नहीं। वो सारी रिसोर्सेज को मैं एकदम निचोड़ के आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ अपनी लाइव क्लासेस में। ओके, सो यहाँ पे मैं अपनी क्लासेस के बारे में थोड़ा बता दूँ। हमारी जो भी क्लासेस होती हैं वो लाइव क्लासेस चलती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको रिकॉर्डेड सेक्शंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप लाइव क्लास में मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं फ्रीली, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हम लोग अपने बैचेस के स्ट्रेंथ ज़्यादा बड़े नहीं रखते हैं, बिकॉज हम बिलीव करते हैं क्वालिटी में ना कि क्वांटिटी में। ओके, तो हमारे बैचेस के जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें। ओके, रजिस्ट्रेशन के लिंक आप लोग को इस वीडियो के इन्फॉर्मेशन बटन पे और नीचे लिंक्स पे आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोर्सेज हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे मिलती रहेगी। ओके, प्लस इस कोर्स में आपको और क्या क्या मिलेगा, आपको मेरे बनाए हुए कस्टमाइज नोट्स मिलेंगे। अब नोट्स का मतलब ये नहीं कि मैंने उनको बैठ के लिखा है, मैंने भी कॉपी पेस्ट ही किया है। इट्स जस्ट कि मैंने कॉपी पेस्ट वहां से किया है जहां से मुझे लग रहा था कि ये इतना ही मैटर जरूरी है पढ़ने लायक, इसको उठा के यहाँ मैंने रख दिया। ओके, तो वो कस्टमाइज नोट्स आपको मिलेंगे हर एक टॉपिक के, पीपीटीज मिलेंगी आपको, इवन रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे कि आपने आज क्लास अगर नहीं कर पाए तो आप कल भी उसको अटेंड कर सकते हो। वो सारे रिकॉर्ड लेक्चर्स कहीं नहीं जा रहे हैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता फाइनल, तब तक वो सारी क्लासेस वहां तक पड़ी रहेगी। तो ये सारे होंगे अलॉन्ग विद वीकली टेस्ट, क्योंकि अगर मैं आपको कोई नॉलेज दे रहा हूँ तो मुझे पता चलना चाहिए कि मैं जितना डिलीवर कर रहा हूँ उतना आप रिसीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये वीकली बेसिस पे मेरे खुद के कस्टमाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपको एंड में एक 500 क्वेश्चंस की कंप्लीट बुकलेट मिलेगी जो कि स्टडी कैपिटल द्वारा ओरिएंटेड होती है, जिसमें आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा एग्जाम से रिलेटेड कि आपको किस लेवल के क्वेश्चन आने चाहिए। उसमें हार्ड क्वेश्चंस भी हैं, मीडियोकर क्वेश्चंस भी हैं, इजी क्वेश्चंस भी हैं, कुछ क्वेश्चंस नेट के भी हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी जाना चाहिए। ऑलराइट, सो कुछ यूजफुल टिप्स। हमारा वीडियो खत्म हो गया, अब थोड़ा 1-to-1 बातें कर लेते हैं, पर्सनल बातें। सबसे पहली चीज, अपने स्टडी आवर्स को दूसरों से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है आप लोग को कि मैं तो यार 2 ही घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरा जो दोस्त है वो लाइब्रेरी भी जा रहा है 10-10 घंटे पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, मैंने कभी नहीं किया। मे बी वो 10 घंटे में केवल 2 घंटे जितना ही ग्रैब कर पा रहा हो, और मे बी आप 2 घंटे में 1.5 घंटे जितना ही ग्रैब कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपका ग्रैबिंग प्रोपोर्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू हिम और हर। ओके, तो कभी भी आपको अपने स्टडी आवर्स अपने फ्रेंड से कंपेयर नहीं करने हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपका मन कर रहा है तभी पढ़ना। अगर आपकी आदत नहीं है टाइम टेबल की पढ़ने की, जो कि मेरी भी नहीं थी, प्लीज टाइम टेबल मत बना लेना कि मुझे सुबह इतनी बजे उठना है, मैं जल्दी उठूंगा, इतने बजे पढ़ूंगा, ये टॉपिक खत्म करूंगा, रात को जल्दी सो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपका रूटीन अब तक चला आ रहा है आपके 22 साल के 23 साल के जीवन में, वही रखना, चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि मन नहीं कर फिर भी किताब खोल के बैठे हुए हैं, वो वेस्ट है। उसको एटलीस्ट यूटिलाइज कर लेना, अपनी कोई वेब सीरीज देख लेना अच्छी सी। ऑलराइट, फिर कभी भी अपने आप को फोर्स मत करना पढ़ने के लिए कि मन नहीं कर रहा है लेकिन जबरदस्ती टाइम टेबल में लिखा है तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमेशा नॉलेज लेने के लिए कोशिश करो। अभी आपके पास बहुत टाइम है, नॉलेज आराम से लेते चलो। जब इस कोर्स में आओगे तब मैं बताऊंगा कि स्कोरिंग कैसे करते हैं। ओके, बिकॉज नॉलेज सब लोग ले रहे हैं, सब लोग यही सेम बुक्स पढ़ेंगे कहीं ना कहीं जो मैंने पढ़ाई है तुम लोग को, या जो मैंने अभी स्लाइड पे दिखाई है। सब लोग वही प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे जो आप लोग कर रहे हो, जो मैंने किए थे। बट कुछ का सिलेक्शन होगा, कुछ का नहीं होगा। वो कुछ का कैसे होगा वही मैं अपने कोर्स में बताने वाला हूँ। क्या वो स्कोरिंग टिप्स होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं जो आपको अप्लाई करनी है अपने एग्जाम में या एग्जाम से एक हफ्ता पहले। देन चेनिंग मेथड यूज करो, ना कि शेपिंग मेथड। अभी चेनिंग मेथड क्या होता है आप लोग को पता होगा, स्किनर ने दिया था कंसेप्ट रीइंफोर्समेंट थ्योरी में, चेनिंग और शेपिंग। अभी इस चीज के बारे में क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताओगे कि मैंने यहाँ पे क्यों चेनिंग और शेपिंग यूज किया है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपने 3 साल में कितनी साइकोलॉजी पढ़ी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आइसोलेट मत करना अपने आप को। ये ट्रेंड बहुत पुराना हो गया है कि व्हाट्सएप अनस्टॉल कर दिया, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स खत्म कर दिए, 2 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो गए। अब एकदम जब सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा तभी दुनिया के सामने आएंगे, स्टेटस लगाएंगे। ऐसा मत करना बिल्कुल भी, मैंने भी नहीं किया।
ट्रस्ट में, मैंने अपनी जितनी भी वॉच लिस्ट थी नेटफ्लिक्स की वो अपने प्रिपरेशन टाइम में ही खत्म करी है। ओके, मैं मुश्किल से 2 से 3 घंटा ही डेली पढ़ता था, बट उन 2 से 3 घंटे में मैं एक्चुअली में 2 से 3 घंटा पढ़ता था। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जितना भी टाइम आप पढ़ रहे हो उसको कॉन्क्रीट पढ़ो। ऑलराइट, तो अपने आप को आइसोलेट मत करो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, पार्टीज करो, फंक्शंस जाओ, घूमो फिरो, वाटर पार्क घूमो, कुछ भी करो, चिल करो, आराम से स्टडी करते रहो। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आइसोलेट नहीं करना है। और अगेन, मैं फ्रॉइड का एडमायरर हूँ, मुझे साइकोडायनेमिक अप्रोच बहुत पसंद है। सो उनका एक बहुत फेमस कोट है, मैं हमेशा यूजली कोट करता रहता हूँ, वन डे इन रेट्रोस्पेक्ट द ईयर्स ऑफ स्ट्रगल विल स्ट्राइक यू एज द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसका मतलब क्या होता है कि आप आज से 1.5 साल या 7-8 महीनों बाद जब अपने हॉस्टल में बैठे होगे, अपने पीजी में बैठे होगे, अपनी यूनिवर्सिटी में फेवरेट एडमिशन लेके खिड़की के बगल में, आप याद कर रहे होगे इस टाइम को। मैं भी याद करता हूँ आज अपने बीएचयू के हॉस्टल में बैठ के कि कहीं मैं भी आप लोग के टाइम पे हुआ करता था, बहुत स्ट्रेस में था, नींदें नहीं आती थी रात में, कभी कभी एकदम से नींद टूट जाती थी कि लॉ पढ़ लेते हैं, क्या पता सिलेक्शन नहीं हुआ तो। ओके, तो ट्रस्ट मी, यह भी स्ट्रगल का टाइम है, स्ट्रगल करना भी चाहिए। बहुत सारे लो फेसेस आएंगे तुम लोग को देखने के लिए, बट वो टेम्परेरी रहेंगे। परमानेंट क्या होना चाहिए? तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, दिस थिंग शुड बी परमानेंट। तुम्हारे लो फेसेस ये टेम्परेरी है, इसको हमेशा याद रखना। कभी कभी मन नहीं करेगा बिल्कुल पढ़ने का, कभी कभी 3-4 दिन तक मन नहीं करेगा पढ़ने का, प्लीज अपने आप को बैक ऑफ मत करना, मत पढ़ना 4 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन बाद तुम ऑटोमेटिकली उसका डबल पढ़ लोगे। इट्स जस्ट कि अपने आप को फोर्स मत करना, किसी भी थर्ड पर्सन की बात सुन के अपने आप को डीमोटिवेट मत करना। ओके, सो मिलते हैं आप लोग से जल्दी और वीडियोस में और शॉर्ट्स में। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं हमारे कोर्सेज के, जिनको जिनको मुझसे पढ़ना है। ऑफकोर्स मैं साइकोलॉजी बहुत दिल से पढ़ाता हूँ। ओके, आप लोग कभी फील नहीं होगा कि मैं कोई चीज़ रटा रहा हूँ आप लोग को, आपको एक एक चीज़ फील होगी, स्पेशली रिसर्च और स्टैट्स के लिए, जो कि सबसे बड़ा सबका फियर होता है मेजर पॉपुलेशन के, कि स्टैट्स और आरएम कैसे पढ़ें। उसके लिए प्रॉपर मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है, प्रॉपर मैंने पीपीटीज बना रखी हैं। 1-to-1 हम लोग लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट करेंगे, ग्राफ्स के थ्रू, बायो डायग्राम्स के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग मिलते हैं, रजिस्ट्रेशन करते रहिए, एंड सी यू इन द क्लास। हैव अ नाइस डे।